Hello students, all of you are most welcome. Students, today's topic is integration. जैसा कि आपको बताया था लास्ट वीडियो में या लास्ट टू लास्ट वीडियो में कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम आती है और उसका रीजन है कि फिजिक्स में मैथ्स का यूज होता है और मैथ्स में भी कैलकुलस का यूज होता है। कैलकुलस एक मैथ्स की बहुत ही स्पेशल ब्रांच है जिसका बहुत एप्लीकेशन है केमिस्ट्री में, मैथ्स में, इवन बायोलॉजी में भी हमने बताया था। तो उसका ही ये टॉपिक है इंटीग्रेशन। और थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए एक शॉर्ट मैप बना देते हैं फिर दोबारा से कि कैलकुलस जो ब्रांच है मैथ्स की, इसका जो यूज है कैलकुलेशंस को शॉर्ट करना, छोटा करना। जैसे कि मैंने बताया था कि कोई डेरिवेशन है वो 10 स्टेप्स में हो रहा है, तो कैलकुलस के थ्रू वो 3 स्टेप्स में हो सकता है। तो ये आपकी हेल्प करता है फिजिक्स में। तो इसकी दो ब्रांच है। एक ब्रांच का नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरी ब्रांच का नाम है इंटीग्रल। ये भी बताया था मैंने, डिफरेंशियल कैलकुलस में जो प्रोसेस किया जाता है उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं और इंटीग्रल में जो किया जाता है उसे इंटीग्रेशन बोलते हैं, जो कि आज का टॉपिक है ना। जो प्रोसेस है वो इसमें डिफरेंशिएशन के नाम से होता है और इसमें जैसा पहले बताया था इसमें डेरिवेटिव निकाले जाते हैं और इसमें इंटीग्रेशन किया जाता है। प्रोसेस है इंटीग्रेशन। और ये भी बताया था कि डिफरेंशिएशन जो प्रोसेस है इसका जो बेसिक वर्ड है वो डिफरेंस, यानी कि कुछ कम हो जाना, माइनस हो जाना। इसका जो बेसिक वर्ड बताया था उस समय डिफरेंस। और इनके सिंबल वगैरह बताए थे। इसको हम अभी कुछ खास ये तो बता ही चुके हैं, इस पर आ जाइए। इसका जो बेसिक वर्ड हमने बताया था वो था सम। और उस समय आपको मैंने जानकारी दी थी कि इंटीग्रेशन जो वर्ड है उसका मतलब ही इंटीग्रेट करना, छोटी छोटी चीजों को मिला करके एक बड़ा ऑब्जेक्ट बना देना। तो उसको मिलाने को सम कहते हैं। तो SUM। और उस समय मैंने ये भी हिंट दिया था कि यदि हम थोड़ा सा मैचिंग करें तो S जो है इसके डिफॉर्म इसको करें, यानी इसकी शक्ल को बिगाड़ें थोड़ा इस तरह से, तो ये इसका एक सिंबल होता है इंटीग्रेशन का। हालांकि इसके और भी मीनिंग निकाले जा सकते हैं। ऐसे मान सकते हैं जैसे ये कोई कर्व बना हुआ है। तो इंटीग्रेशन के बारे में हमने बोलना भी बता दिया था, इसका सिंबल ये होता है dx और इसमें ये हीरो होता है। जैसे कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए e⁻x, तो लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि इसको कैसे बोला जाएगा या पढ़ा जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x। और मैंने बताया था यहां से पहचाना जाता है कि ये जो है क्वेश्चन में मेन रोल किसका है, x का। तो इसको रिस्पेक्ट दिया जाता है, इसलिए बोला जाता है विद रेस्पेक्ट टू x। ये लिखने का एक इसका तरीका है। अच्छा, आपको ये भी याद रखना है कि इंटीग्रेशन भी दो तरह का होता है। इंटीग्रेशन भी दो तरह का है। एक को कहते हैं डेफिनिट और दूसरा है इनडेफिनिट। डेफिनिट इंटीग्रेशन और इनडेफिनिट। एक बार फिर समझ लें, कैलकुलस मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। इसके दो पार्ट हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। और इंटीग्रल कैलकुलस में जो प्रोसेस होता है उसे इंटीग्रेशन कहते हैं
और इंटीग्रेशन भी दो तरह के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये कहें कि भाई इनमें क्या ऐसा सिंबल है जिससे पहचान हो पाए कि कौन सा डेफिनेट है कौन सा इनडेफिनेट है। तो जो डेफिनेट होता है उसमें लिमिट और होती है। जैसे डेफिनेट का कोई क्वेश्चन होगा तो यहाँ कुछ लिखा जरूर होगा, मान लीजिए 2 3 लिखा है, जैसे यही क्वेश्चन है तो ये लिमिट लगी होंगी ना, जैसे नीचे वाली लिमिट है इसको लोअर लिमिट कहते हैं, ऊपर वाली को अपर लिमिट कहते हैं। तो किसी भी इंटीग्रेशन के साइन में यदि लिमिट लगी हुई है तो आप पहचान जाओगे कि भाई ये डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है आपको, और ये जो नहीं है तो फिर इसका मतलब इनडेफिनेट है। ठीक है ना। अभी बहुत सारे मीनिंग तो इसके बताएंगे, लेकिन अभी आप डायरेक्टली ये समझ लें, इंटीग्रेशन दो तरह का होता है, डेफिनेट और इनडेफिनेट, और डेफिनेट में लिमिट लगी रहती है। अच्छा, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें कि ये लिमिट कहाँ से आ गई है ना, तो फिर धीरे धीरे हम उधर चले जाते हैं जहां से इंटीग्रेशन का रिसर्च हुआ था। आपके मन में ये उत्सुकता होनी चाहिए कि भाई इंटीग्रेशन की जरूरत क्या पड़ी। जब आप बोल रहे हैं कि चीजों को इंटीग्रेट करना है, सम करना है, तो वो तो सम कर दीजिए ना, ऐड कर दीजिए, इस इंटीग्रेशन की क्या आवश्यकता हुई। तो उसको हम थोड़ा सा यहाँ आपको समझाने के लिए कुछ उसके कॉन्सेप्ट लिए लेते हैं, उसके बाद में फिर फॉर्मूले और क्वेश्चंस लेंगे। देखिए, मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं कि भाई इसका आप एरिया बताइए इस सर्कल का, तो आप बहुत आसानी से बता देंगे। यदि इसका रेडियस आर है और सेंटर ओ है तो आप बता दोगे सर ये इसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, है ना। काफी आसान है। मैं आपसे कोई और डायग्राम बना दूं, जैसे मान लीजिए कहूं कि ये कोई रेक्टेंगल है और इसका लेंथ ये ये ब्रेड्थ है, तो इसका एरिया तो आप बता दोगे एल इंटू बी। या फिर ट्राइंगल का पूछूं तो उसका भी आप इमीडिएटली आंसर दे देंगे। लेकिन अचानक मैं कोई ऐसा फिगर बना दूं इसमें आपको कोई प्रॉब्लम फील हो, मैं कहूं भाई इसका एरिया बताइए, या इसको भी छोड़ दीजिए, थोड़ा और सेटिंग से बता देता हूं आसान करने के लिए। मान लीजिए ऐसे बता दिया जाए कि भाई ये है, आप एरिया बताइए इसका, ये जो है ना ये सब, ये ये एरिया। तो आप बोलोगे सर ये दो लाइन तो हमारी समझ में आ रही हैं, थोड़ा सा आप इस तरह से बना देते थे यूं करके, यूं और ये ऐसे, तो ये कुछ रेक्टेंगल या स्क्वायर बन जाता। लेकिन ये आपने क्या बना दिया, ये इस तरह से, इसको और थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके बना दें, इस तरह से यूं। तो देखिए आपको प्रॉब्लम फील होगी, क्योंकि ये बाउंड्री आपकी समझ आती है, ये आती है, लेकिन ये बाउंड्री समझ नहीं आती, ना तो ये इसमें एडजस्ट होगी, ना इसमें ना इसमें। तो यहाँ पर प्रॉब्लम फील होगी, इसका एरिया निकालना है तो प्रॉब्लम आएगी, आपको दिक्कत आएगी। बस यहीं से इंटीग्रेशन का रिसर्च हुआ, मतलब इंटीग्रेशन क्यों आया उसका रीजन यही था कि इसका जो सोल्यूशन था वो इंटीग्रेशन के पास था। इंटीग्रेशन में उन्होंने इस तरह से शुरुआत करी कि भाई देखो ऐसा है कि इसका हमको एरिया निकालना है। अब ऐसे ही मान सकते हो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ऐसे मानिए ये एक्स एक्सिस के साथ और वाई के साथ कोई ग्राफ बनना है, मतलब ग्राफ ये ओ है 0 0 ओरिजिन, वाई वर्सेस एक्स है ना, इस तरह से वाई वर्सेस एक्स एक्सिस। अब यह है कि दो बाउंड्री तो समझ आ रही है। मान लीजिए किसी ने कहा कि सर एक काम करते हैं, क्यों ना ऐसा करें, यहां से देखो ये वाला जो हिस्सा है ना इसमें ऐसे करता है, मतलब एक इमेजिनेशन, एक कल्पना कर लेते हैं कि मान लीजिए सर ऐसा होता ना एक टुकड़ा, इसका तो हम निकाल पाते, ये रेक्टेंगल जैसा लग रहा है और उसमें मान लीजिए एक्स एक्सिस है, तो ये छोटा सा टुकड़ा है, इसको आपने मान लिया डी एक्स, और ये बाई एक्सिस है जिसको मान लीजिए बाई वन। ठीक है ना। तो आप बोलते हैं कि सर यदि ऐसा होता ना, ये रेक्टेंगल जैसा बन जाता, तो इसका एरिया तो हम पता कर सकते थे, बाई वन इंटू डी एक्स, बाई डी वन, हाँ यही होगा, ये रेक्टेंगल है ना जिसका एल इंटू बी इससे। अच्छा, अब आपके दिमाग में यह है कि सर कोई दूसरा स्टूडेंट बोले सर एक काम कर सकते हैं
यदि इसी तरह का इधर से भी ले लें, थोड़ा एक जैसा लग रहा है ये, और इसको ले लें मान लीजिए बाई 2, और ये dx ही मान लीजिए, तो इसका भी एरिया पता कर सकते हैं बाई 2 dx। अच्छा, फिर एक ऐसी इमेजिनेशन हो सकता है दिमाग में, सर क्यों ना ऐसा करें कि इस पूरे जो डायग्राम बना हुआ है इस पूरे को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें तो कैसा रहे। एक यहाँ पर ये छोटा सा पार्ट ले लिया, एक यहाँ से ले लिया है ना, इस तरह से यू, और फिर इस पूरे का हम जो है इस तरह से एरिया, ये सारे पार्ट्स का अलग अलग रेक्टेंगल मान करके, रेक्टेंगल है नहीं अभी, ये ध्यान रखना, क्योंकि अभी कुछ इसमें प्रॉब्लम है यहाँ पर ये बाउंड्री की वजह से। लेकिन यदि ऐसा हो जाए, इनको हम मान लें थोड़ा 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 थोड़ा, ये प्लेन है, क्योंकि जितना आप इसे थोड़ा सा पतला करते चले जाएंगे ना, ऐसे श्रिंक करते चले जाएंगे, तो ये वाला जो कर्व है वो कम होता चला जाएगा। मान लीजिए जैसे ये कर्व है, अब यहाँ पर ये ज्यादा है, इसको थोड़ा कम करो तो ये कम रह जाएगा कर्व, कर्व वाला जो एरिया है, और एक बहुत कम कर दें जैसे नेग्लेजेबल कर दें तो आप देखेंगे वो कर्व हट जाएगा। एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैं अर्थ पे खड़ा हुआ हूं, तो अर्थ के बारे में तो आपने ये पढ़ा है कि अर्थ ऐसे प्लेन सरफेस तो है नहीं, वो तो इस तरह से है। लेकिन इसमें क्या है, ये प्लेन कैसे नजर आ रहा है, क्योंकि इसका एरिया बहुत ज्यादा है, तो वो कर्व जो है, कर्व वाली पोजीशन नेग्लेजेबल सी हो जाती है, इसलिए तो हम मकान बना पाते हैं। यहां पर इसका थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए, इसको यदि हम छोटा करते जाएं इस चौड़ाई को, तो ये जो कर्व वाला हिस्सा है, ये जो बाउंड्री है वो लगभग प्लेन हो जाएगी, तब आप इसको रेक्टेंगल मान सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि इस तरह की जो स्ट्रिप है या इस तरह के जो टुकड़े हैं रेक्टेंगुलर, बहुत पतले पतले पट्टियां आपने काट ली, तो वो बाउंड्री है ना ऊपर, भाई ये वाला जो हिस्सा है वो तो क्लियर है, ये वाला हिस्सा भी क्लियर है, केवल यहां पर थोड़ा अंतर आ रहा है। तो वो यही इसका तरीका है कि बहुत छोटी छोटी टुकड़े इसके लिए जाएं, जिससे वो बाउंड्री है ना उसका जो कर्व है वो नेग्लेजेबल हो जाएगा। तब हम ऐसा कर सकते हैं कि यहां से लेके यहां तक, ये एक्स एक्सिस के साथ जो ग्राफ बनना है, इसके पूरे का एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि सबको ऐड कर दीजिए इसी तरह से, बाई 2 है, कहीं बाई 3 है, कहीं बाई 4, और dx तो dx रहेगा ही, और ऐसे डॉट डॉट करके ये सबको ऐड कर दिया, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा समेशन बाई dx। यहां पर बाई की वैल्यू कई है, तो आप ऐसे ले सकते हैं कि यहां आई ले सकते हैं, आई इज इक्वल टू 1 to n, यानी यहाँ 1, वैसे तो हमने 1 यहां माना है, लेकिन आप यहां मान लीजिए तो 1 to n इस तरह से। और इसको थोड़ा सा एक और तरीके से समझने के लिए, मान लीजिए कोई, अच्छा ये 1 to n है ना, तो ये मैं बता रहा था कि लिमिट का मतलब ये है कि यदि आप, चलिए यहां से भी शुरू करो, जैसे बाई 1 यहां से है और n यहां पर है कहीं, तो इसका मतलब है कि ये एरिया ये इतना, ठीक है ना, ये वाला, ये यहां पर आप लिख देंगे 1 और यहां पर लिख देंगे n, है ना, इस तरह से। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक डेफिनेशन जैसी हो गई कि ये एक तरह से एरिया होता है, एरिया ऑफ ग्राफ बाई वर्सेस एक्स। ये मतलब एक डेफिनेशन के तौर पे हमने समझा करके बताया कि भाई इंटीग्रेशन का कैसे आविष्कार हुआ, क्यों उसकी जरूरत पड़ी, तो वो आप शायद थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। अभी कभी बीच में से भी ले सकते हैं, मान लीजिए यहां से लेकर के आपको बिल्कुल यहां से लेके यहां तक लेना है, तो जैसे ये x1 मान लो, यहाँ पर x2 मान लो, है ना, तो ये लिमिट उसी के सेटिंग से चेंज होती चली जाएंगी, जितना एरिया लोगे उतनी लंबाई आ जाएगी। तो ये बहुत ज्यादा इसमें आप चक्कर में न पड़े, बस इतना ही समझ लें। जैसे कि डिफरेंशिएशन में बताया था, डिफरेंशिएशन क्या था, ग्राफ के रूप में मैंने समझाया था, स्लोप था, स्लोप ऑफ बाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, या बाई वर्सेस एक्स बोल सकते हैं।
तो एक बार इसको कॉपी कर लें, फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसके डायरेक्टली, है ना। तो ये आप समझ गए होंगे इंटीग्रेशन का जो रिसर्च था वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका रीजन ये था। और इसमें छोटे छोटे पीसेस के थ्रू हम जो है इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, और लिमिट जो है इसके अकॉर्डिंग लगा देते हैं, एक्स एक्सिस वाली, कहां से कहां तक, है ना। चलिए इसके अब डायरेक्टली क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए पहले तो वही बेसिक फॉर्मूला है, इसकी डेफिनेशन में ये तो आप समझ गए होंगे, हमने बोल दिया कि भाई इंटीग्रेशन इज एरिया ऑफ बाई एक्सिस वर्सेस एक्स एक्सिस, है ना, इस तरह से। जैसे डिफरेंशिएशन में कहा था ना कि स्लोप है, डिफरेंशिएशन में स्लोप होता था, जैसे एम लेते थे, टेन थीटा लेते थे, है ना, वो पिछले उस वीडियो में बता चुके हैं। स्लोप ऑफ वाई वर्सेस एक्स ऐसे बोल सकते हो। अच्छा अब इसमें इसका एक रिलेटिव डेफिनेशन और होती है इंटीग्रेशन की, जो डिफरेंशिएशन के थ्रू दी जाती है, और उसको ऐसे बोलते हैं इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये भी आप याद कर लें, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये इसकी एक काम की डेफिनेशन हुई। तो इसका मतलब है डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए और उसका उल्टा करते चले जाएं, उसका रिवर्स करते चले जाएं, जैसे बैक गियर होता है, तो इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो इसके फॉर्मूले डिफरेंशिएशन पर डिपेंड होते हैं। अच्छा चलिए फॉर्मूले लेते हैं, पहले सबसे पहले बेसिक वाले फॉर्मूले लेते हैं। जैसे पहला फॉर्मूला है एक्स टू द पावर एन और डी एक्स। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लीजिए, उसमें तो माइनस होती थी पावर, इसमें प्लस होकर के, और ये नीचे भी ऐसे आ जाता है। और इसमें एक कंडीशन जरूर है कि एक्स टू दी पावर, वो जो पावर है वो -1 नहीं होनी चाहिए। ये तो चलिए अभी बाद में समझेंगे, पहले इसका एग्जांपल ले लीजिए। जैसे एक्स टू दी पावर कहीं 5 लिखा है, आपसे कहा जाए भाई इसका इंटीग्रेशन करिए, तो आप क्या करोगे, एक्स लोगे, पावर ये 5 है, इसमें 1 ऐड कर दोगे, मतलब पावर एक ऐड हो जाएगी, वही नीचे आ जाएगी इसी फॉर्म में, 5 + 1 5 + 1। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, एक्स टू दी पावर 6/6, इस तरह से आ जाएगा। डिफरेंशिएशन में पावर कम होती थी, इंटीग्रेशन में पावर इंक्रीज हो जाती है ना, क्योंकि मैंने बताया था वो सम। और उसमें एक चीज जरूर और समझ ले, जैसे बताया था ना, सम का एस लेटर से हमने तुकबंदी मिलाई थी कि भाई इसकी शक्ल बिगाड़ो तो सिंबल हो जाता है। इसका एक मीनिंग ये भी है कि ये कर्व जैसा होता है ना डायग्राम में, तो वो कर्व को भी ये डिनोट कर रहा है, ऐसे मान लीजिए, है ना। अच्छा फिर आप और क्वेश्चन पर आ जाइए। जैसे सेकंड क्वेश्चन ले लीजिए, मान लीजिए √x है, तो ये x टू दी पावर 1/2 हो गया। इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर दीजिए, x टू दी पावर 1/2, ये पावर हो गई, इसमें 1 ऐड कर दिया और यही सब नीचे रख दिया। ये ध्यान रखें, ये और ये कॉपी होता है एक दूसरे का, है ना। तो ये आ जाएगा x टू दी पावर 3/2, और ऐसे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3/2। बाकी सेट करके लिख दीजिए, 2 को ऊपर ले जाइए और इसमें क्वेश्चन ले लीजिए। अच्छा एक बात और ध्यान रखनी है कि जैसे मैंने बताया कि इंटीग्रेशन दो तरह का होता है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में लिमिट होती है, और इंडेफिनेट में क्या है ना कि जो भी ये इंडेफिनेट के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इनमें लिमिट नहीं है। इनमें आंसर में आपको क्या है, सी और ऐड करना है, जो भी आंसर आए उसमें सी ऐड कर दीजिए ना, ये तब कंप्लीट माना जाएगा। इस तरह से यदि आप सी नहीं लगाएंगे तो ये गलत माना जाएगा। अब आप बोलेंगे सर ये सी है क्या, सी एक्चुअली जैसा कि इसका नाम है ना, इंडेफिनेट इंटीग्रल, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, तो ये वो इंडेफिनेट पार्ट है, ये वो अनिश्चित पार्ट है जो इसमें आएगा लेकिन हमें पता नहीं है क्या आएगा, है ना। तो उसको हम एज्यूम करके सी के इक्वल मानते हुए इसमें ऐड करते चले जाते हैं।
क्योंकि वो अनिश्चित पार्ट है। अब उसको हालांकि आगे जाकर के इसका और भी, लेकिन इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं, बस आप सी लगा दीजिए, है ना। चलिए और आगे चलते हैं और एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे अब ऐसे सिंपल तो ये फॉर्मूला आ गया, और एक और फॉर्मूला ले लीजिए कोई दूसरा, जैसे e टू दी पावर x। आपको याद होगा डिफरेंशिएशन में भी बताया था हमने कि e टू दी पावर x यदि है एक्सपोनेंशियल कोई फंक्शन, तो इसमें कोई चेंज नहीं होता, इसका आंसर इतना ही आता है, e टू दी पावर x और कांस्टेंट जोड़ दीजिए ना। और लीजिए, अच्छा एक इसमें पहला जो फॉर्मूला अभी हमने बताया उसमें हमने एक कंडीशन लगाई थी कि x इजिकल टू -1 नहीं होना चाहिए, है ना। चलो इसका एक एग्जांपल ले लें, जैसे x टू दी पावर -1 ले लिया मान लीजिए आपने, है ना। तो ये हो गया 1/x dx। तो इसको हम x टू दी पावर n से नहीं करेंगे, क्योंकि वो कंडीशन है कि उसमें x टू दी जो पावर है, ये x की जो वैल्यू है मतलब वो -1 नहीं होनी चाहिए। अब देखिए एक सेंटेंस अभी लिखा था डेफिनेशन में कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो वो यहाँ पर सेट होता है। आपको याद हो तो डिफरेंशिएशन में एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये डिफरेंशिएशन ऑफ log x इजिकल टू 1/x। इसका उल्टा कर दीजिए, यानी इंटीग्रेशन इसका करोगे तो ये आ जाएगा वापस, है ना। ये इस तरह से, ये जो क्वेश्चन है x टू दी पावर -1 वाला, वो इस तरीके से होगा, क्योंकि 1/x का डायरेक्ट होता है इंटीग्रेशन log x। और ये मैंने आपको पहले बता ही दिया, इसमें मॉड लगाते हैं, क्योंकि जो लॉगरिथम फंक्शन है ना उसमें माइनस नहीं आता है, माइनस नहीं आना चाहिए, तो ये मॉड इसलिए लगा देते हैं कि मॉड के बाद जब आप इसे ओपन करोगे तो वैल्यू प्लस की आएगी हमेशा, है ना। वो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो आप इसको याद कर लीजिए कि मॉड होता है तो जो वैल्यू है प्लस वाली तो प्लस आती है, माइनस वाली भी प्लस हो जाती है ना। -2 हुआ तो वो भी बाहर आके क्या हो जाएगा, +2। इसलिए लॉग जहां आए वहां मॉड जरूर लगा देना, है ना। तो आप ये समझ गए कि जो पहला फॉर्मूला था x टू दी पावर n का, अभी जो हमने लिखाया था ये वाला x टू दी पावर n+1 और n+1, इस फॉर्मूले की ये कंडीशन थी, इसका हमें ध्यान रखना है कि यदि पावर जो है, सॉरी ये x नहीं है यहाँ पर n है, मैं गलत लिख रहा हूँ, वेरी वेरी सॉरी, ये n की वैल्यू है, n इजिकल टू -1 नहीं होना चाहिए, है ना। x नहीं, पावर -1 नहीं होनी चाहिए, पीछे लिखा हुआ उसको भी करेक्ट कर लेना। तो ये बेसिक फॉर्मूला हुआ पहला, ये दूसरा हो गया। इसी तरह से ये भी फॉर्मूला ही है एक तरह का, ये भी फॉर्मूला है, ये थर्ड मान लीजिए इसे, 1/x का करना है तो log x आ जाएगा ना, और ये c हमेशा जुड़ेगा इसमें, है ना, c को तो आपको करना ही है। और लीजिए, आपको याद होगा डिफरेंशिएशन हमने निकाला था a टू दी पावर x का, और उसका डायरेक्ट फॉर्मूला था a टू दी पावर x log a बेस e। इसमें ये log a से मल्टीप्लाई हो जाता है, पहले इसको लिखते हैं फिर मल्टीप्लिकेशन आ जाता है इसका, और इसमें डिवीजन आ जाएगा, यानी आप ऐसे लिख सकते हो a टू दी पावर x dx, तो इसका आंसर आएगा ये, और इससे मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो मल्टीप्लाई ना होकर डिवीजन हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इस तरह से। कुछ क्वेश्चन ले लीजिए। अब ये बेसिक फॉर्मूले इसमें इस तरह से हैं, और ये जैसे मान लीजिए इसका कोई एग्जांपल ले लिया आपने e टू दी पावर x का, एक एग्जांपल ले लीजिए, कोई क्वेश्चन दिया e टू दी पावर 3x + 3। देखने में आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, सर ये क्या दिया है, पावर इतनी ज्यादा हो गई में, फॉर्मूला तो छोटा ही था। तो देखिए कभी कभी टेक्निकल तरीके से भी हो जाते हैं, इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे, e टू दी पावर 3x इंटू e टू दी पावर 3। बल्कि हम जो है कुछ और बताना चाह रहे थे, ये कुछ और हो गया समझाने के लिए, एक्चुअली ये नहीं,
बल्कि यहां पर आप कर लीजिए 3, इस तरह से 3 टू द पावर 3x प्लस 3। तब इसको दो पार्ट में आप वो कर लीजिए इस तरह से, ये पावर है ना, वो पावर से ऐड हो जाती है इनटू में, है ना, ये प्लस है, तो आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन में है तो ऐड होके ऐसे आ जाएंगी। अब आप देखेंगे ये बहुत ही सिंपल हो गया, क्योंकि इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 27 आ जाएगा, और ये 3 टू द पावर 3, ये मैं एक्चुअली ये वाला फॉर्म लाना चाह रहा हूं, इसको और थोड़ा करेक्ट कर लीजिए एक्स, मतलब ये इसलिए मैं करेक्ट करता जा रहा हूं, मतलब थोड़ा सा शॉर्ट करता जा रहा हूं, क्योंकि अभी फॉर्म इनिशियल चल रही है ना, ज्यादा है ही नहीं, बाद में तो ये आप कुछ भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बहुत विशाल है ना। तो ये हो गया 3 टू दी पावर एक्स, ये मैंने जानबूझ के चेंज कर रहा हूं, जिससे चूंकि आप इनिशियल अभी स्टेज पर हैं तो ज्यादा दिक्कत ना आए। अब आप इसे आसानी से कर सकते हैं, हम उसको भी कर सकते हैं 3x हो तब भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें और थोड़ा आगे चलना पड़ेगा। हाँ भाई, इसका अब तो सिंपल हो गया, देखिए 27 ये हो गया, और ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, ए टू दी पावर एक्स वाला। ए टू दी पावर एक्स में क्या था, पहले तो ए टू दी पावर एक्स लिखते थे, और उसके बाद में डिवाइड कर देते लॉग ए यानी 3 और बी सी। मैंने कुछ किया नहीं है इसमें, सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है ना। चलिए और आगे चलते हैं। इसके अलावा यह है कि ये सब मिला करके भी आ सकते हैं, ये फॉर्मूले जो मिला के भी आ सकते हैं, जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स दिया है प्लस साइन, साइन को अभी मत लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फॉर्मूले नहीं बनाए, ए टू दी पावर एक्स दिया है, ऐसी लॉग दिया है, मान लीजिए लॉग एक्स, लॉग का भी नहीं बताया, 1/x लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर हमारे बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि इनको आप अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, 3 टर्म बन जाएंगे, 3 क्वेश्चन बन जाएंगे, उन्हें अलग अलग सॉल्व कर लीजिए, है ना, तो इस तरह से। अच्छा, अब इसके बाद में आगे चलें। ये तो 3 या 4 बेसिक फॉर्मूले, एक कांस्टेंट का और ले लेते हैं ना, 4th या 5th जो भी फॉर्मूला हो। जैसे मान लीजिए कांस्टेंट दिया है, तो क्या आंसर आएगा, तो देखिए ये कांस्टेंट तो आप बाहर ले सकते हो। अब जब कांस्टेंट बाहर ले लोगे तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, तो उसे x टू दी पावर 0 लिख सकते हो, क्योंकि x टू दी पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। फिर इसको x टू दी पावर n वाले फॉर्मूले से सॉल्व करोगे तो x टू दी पावर n प्लस 1 और n प्लस 1, तो ये हो जाएगा c और x टू दी पावर 1 अपॉन 1 सी एक्स, है ना। और इसमें कांस्टेंट सी जोड़ते हैं, चूंकि सी यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है तो इसका नाम भी बदल सकते हैं, जो सी लिखते थे उसकी जगह C1 भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी वो नहीं है, जिससे इन दोनों में अंतर किया जा सके, नहीं तो वो एक जैसे हो जाएंगे ना। तो आपको याद होगा डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का जब डिफरेंशिएशन किया जाता था तो आंसर 0 आता था, लेकिन इसमें 0 नहीं आता। इसको आप थोड़ा याद करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं कि यदि कांस्टेंट दिया है कुछ और कोई टर्म इससे रिलेटेड नहीं है, तो आप इसी को अटैच कर देते हैं, जैसे सी है तो अटैच कर दिया एक्स, मान लीजिए कुछ भी नहीं होता, डी एक्स ही होता, तो आप क्या करते, कुछ भी नहीं है तो फिर इसी को लिख दीजिए एक्स, जैसे 1 मान लीजिए तो एक्स हो गया। मान लीजिए कोई कहेगा भाई 2 और डी एक्स, तो ये एक्स अटैच कर दीजिए बस, या आप पूरा निकालोगे तब भी आंसर इतना ही आएगा, ये सी तो लगा रहेगा, है ना। इस तरह बेसिक फॉर्मूले हो गए 4 या 5, एक्स टू दी पावर एन का, ई टू दी पावर एक्स का, ए टू दी पावर एक्स का, 1/x का जो कि log x था, और ये कि ये कांस्टेंट का, है ना। इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज थे उन पर आ जाते हैं ना,
जैसे उसमें बताया था ना साइन का, कॉस का, टेन का, इनके डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, इसी तरह से इंटीग्रेशन पे आ जाते हैं। और इसमें वो टेक्निक काम आएगी, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो एक बार हम यहाँ लिख लेते हैं। देखिए आपको याद होगा साइन एक्स, ये डिफरेंशिएशन के लिख रहे हैं पहले, है ना, इसका उल्टा कर देंगे बस। कुछ कुछ इस तरह से पहले लिख लेते हैं। साइन एक्स का कॉस एक्स था, आपको याद हो, कॉस एक्स का साइन एक्स था, लेकिन माइनस लगता था, इसका सेक स्क्वायर एक्स था, है ना, और इसका माइनस का कॉसेक एक्स और कॉट एक्स था, कुछ इस तरह से, है ना। और कुछ इसमें अभी कंफ्यूजन है, आगे चलिए। टेन, कॉट और सेक, सेक था ना, सेक एक्स का था सेक एक्स टेन एक्स। इसी तरह से लास्ट वाला था कोसेक एक्स वाला, इसका था माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, है ना। तो इसका मतलब है कि इसका यहाँ पर ये कोसेक स्क्वायर एक्स था, ये इस तरह से। ये 6 फॉर्मूले थे डिफरेंशिएशन के। अब देखिए इनका आप रिवर्स करते जाइए उल्टा, तो वो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बन जाएंगे। या साइन एक्स का कॉस एक्स था, तो इंटीग्रेशन में क्या है, यहां से लीजिए कॉस एक्स का साइन एक्स हो जाएगा, है ना। ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया। यहां पर ये साइन एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स था, तो ये उल्टा कर दीजिए, साइन एक्स का कॉस एक्स होगा लेकिन माइनस में, है ना। और ये सी तो लगा रहेगा, सभी सी तो लगाना ही है। तीसरा लीजिए थर्ड, जैसे सेक स्क्वायर, ये टेन का सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर का टेन हो जाएगा ना, सेक स्क्वायर एक्स, ये डी एक्स और लगा देना है, डी एक्स और होना चाहिए, तो ये हो जाएगा टेन एक्स। ऐसी फोर्थ है कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसका हो जाएगा माइनस कॉट एक्स। ये माइनस तो इधर उधर कर सकते हैं। इसी तरह ये ले लीजिए सेक एक्स टेन एक्स, डी एक्स लगा देना कहीं भूल गए हो तो इसका ये हो जाएगा सेक एक्स। इसी तरह से ये रिवर्स कर दीजिए, कॉसेक एक्स कॉट एक्स, तो हो जाएगा माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी। तो आपने देखा है रिवर्स कर देंगे, है ना इनके। अब आपके में सारे इनका यूज नहीं है, लेकिन इनको आप याद जरूर कर लेना। अब आप देखिए एक खास बात ये देखेंगे, आप बोलेंगे सर आपने कुछ फॉर्मूले इसमें से गायब कर दिए। अब वो गायब कैसे, कि रिवर्स तो कर दिया, लेकिन आप कहोगे सर टेन का आपने बताया नहीं क्या फॉर्मूला है। मान लीजिए टेन एक्स का इंटीग्रेशन हमको पता करना है, तो वो क्या होगा, तो वो भी आपको डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे, उनको लिए लेते हैं, इनको कॉपी कर लीजिए आप। क्योंकि इसमें ज्यादा डीप नहीं जाते हैं, केवल क्वेश्चंस करने के लिए, तो डायरेक्ट फॉर्मूले आप याद करिए। जैसे 10x का देखना है, मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपसे कोई कहे भाई डिफरेंशिएशन निकालिए लॉग साइन एक्स का, है ना। तो आपको याद होगा मैंने बताया था उसमें कि लॉग एक्स का होता है 1/, तो आप क्या करोगे 1/sin साइन एक्स करोगे पहले। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये एक्स तो दिया नहीं, तो लॉग एक्स दिया हो, तो जो गड़बड़ करता है उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ये मैं बता चुका हूं पहले, फंक्शन ऑफ फंक्शन मेथड में या चेन रूल में। तो इसको सॉल्व करेंगे ना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो गया, और ये साइन एक्स, तो आंसर आया कॉट एक्स, ठीक है ना। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि इसका मतलब ये हुआ कि कॉट एक्स का जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आंसर आएगा, लॉग साइन एक्स, और लॉग की वजह से मॉड आ जाएगा, और सी तो लगाते हैं। तो देखिए ये कॉट एक्स वाला फॉर्मूला आ गया, टेन वाला नहीं बल्कि कॉट का आया, ठीक है ना। इसी तरह से टेन का भी निकाल सकते हैं, ये आपको डायरेक्ट ही याद करने पड़ेंगे। मान लीजिए टेन का निकालना है, तो टेन का मतलब क्या है कि यहाँ पर कॉस होना चाहिए इस जगह पर, तो लॉग, देखो मैं ऐसे ही बना रहा हूं, इसकी कॉपी करके बना रहा हूं, यहाँ आप कॉस कर दीजिए, लॉग कॉस एक्स,
और डी ओवर डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन आपको पता करना है तो कैसे करेंगे, 1/x, यानी 1 फॉर्मूला होता है ना log x का, 1/x, एक्स की जगह cos x दिया है तो 1/cos x, और इसको क्या करोगे आप, cos x का फिर दोबारा करोगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये x नहीं है, x की जगह cos x है, तो cos x का करोगे तो sin x आएगा, और sin x आएगा माइनस में आएगा, है ना, इस तरह से, तब ये हो जाएगा -10x। इसका मतलब ये हुआ कि 10x का जब आप करोगे तो ये 10x का इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा -log cos x, और c तो लगा रहेगा ना, ये माइनस हमने यहां लगा दिया। तो इस तरह से आप इसी तरह से इनका निकाल सकते हैं, sec का cos x। निकालना क्या है, फिर मैं डायरेक्ट लिखे देता हूं, जैसे sec x का होता है log, ये आप याद कर लेना, sec x प्लस 10x। इसी तरह से एक लास्ट वाला है इसका cos x का, वो भी लिख लीजिए, cos x dx, इसका log, अच्छा मॉड लगा देना इनमें, लॉग में लगाया जाता है, मैंने बताया माइनस नहीं आता, इसमें आ जाएगा मॉड cos x माइनस cot x है। इस तरह से ये सारी जरूरतें आपकी पूरी हो गई, ये फॉर्मूले आप लिस्ट बना के याद कर सकते हैं डायरेक्ट, फिर तब हम क्वेश्चन करेंगे, इनको कर लीजिए आप, है ना, कॉपी कर लीजिए। ये फॉर्मूले की लिस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, या तो आप किसी बुक में देख लेना, उनमें भी दी होती है, अदरवाइज आप इसमें से याद कर लीजिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये तो क्वेश्चंस में आएंगे तो आप डायरेक्ट इनके आंसर लिख सकते हैं, बस ये फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए ना। वो सब पहले की तरह, ये पहले ही मैंने इस तरह क्वेश्चन कराए थे, मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 10x cot x दिया है, तो आप पहले से सिंप्लीफाई कर लेंगे 10x, ये cot x को 1/10x कर लेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 1 रह जाएगा, और कांस्टेंट में मैंने बताया कि ये जो है अटैच हो जाता है इसके साथ, 1 इंटू एक्स यानी x ही आ जाएगा, ये हो गया बस। और लीजिए कोई क्वेश्चन, मान लीजिए 10 स्क्वायर एक्स, इसका कोई आपको इंटीग्रेशन पता करना है, तो देखिए इस लिस्ट में ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं मिलेगा। अच्छा मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, ये 3 फॉर्मूले, इनको जरूर आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लें, 10th में भी आपने पढ़े होंगे। एक तो है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये आप पहले से जानते होंगे, ये काफी काम में आते हैं ये फॉर्मूले, है ना। इसी तरह से 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, है ना। इसी तरह 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये जो 3 फॉर्मूले हैं ना, ये थोड़े से इधर उधर होकर के कई फॉर्मूले इसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे यहां पर ये काम में आ जाएगा, ये वाला, यहां से आप 10 स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, सेक स्क्वायर एक्स, तो ये 1 इधर चला जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं इसे। उसके बाद आप इसे ब्रेक कर लीजिए 2 पार्ट में, एक सेक स्क्वायर एक्स है और एक जो है 1 है। देखिए ये वाला तो हमने अभी सॉल्व किया है, कांस्टेंट है तो बस अटैच होके एक्स आ जाएगा, और सेक स्क्वायर एक्स का आप देखो अब डायरेक्ट इसमें है,
वो जो लिस्ट है ना, मैंने अभी इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले लिखे थे उसमें बताया था ये डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स है, तो ये उल्टा होकर के यानी सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, तो ये 10x आ जाएगा। और सी तो लगाना ही आपको इंडेफिनिट है इसलिए। तो अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक वाले तो आप किसी भी तरह फॉर्म हो सकती है, लेकिन अब मेथड की बात करें तो ये तो बेसिक फॉर्मूला चल रहे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले चल रहे थे। मेथड की दृष्टि से देखें तो आपको याद होगा उसमें मल्टीप्लिकेशन का एक फॉर्मूला था जिसको प्रोडक्ट रूल कहते थे, है ना, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन और प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इस तरह से इसमें मल्टीप्लिकेशन के लिए होता तो है, लेकिन वो थोड़ा बड़ा होता है, उसको आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये नाम देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक्स साइन एक्स कोई क्वेश्चन दिया है, तो आप वही पहले की तरह फर्स्ट फंक्शन मानो, सेकंड मानो, इसका जो इसको वैसे यूवी मेथड भी बोलते हैं, या हम इसको फर्स्ट और सेकंड मेथड ऐसे ही मान लीजिए, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर ये बाहर लगा हुआ इंटीग्रेशन, ये होल इंटीग्रेशन है इस पूरे का, इसलिए dx फिर यहां लगा देते हैं। अब ये थोड़ा सोचने में सुनने में आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार फिर समझ लीजिए क्या कर रहे हैं हम, दो फंक्शन है एक फर्स्ट और सेकंड, उनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसके लिए फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है ना। यहाँ पर ये डबल इंटीग्रेशन एक तरह का है, ये होल इंटीग्रेशन है, इसके अंदर क्या करना है आपको वो ये लिखा हुआ है कि फर्स्ट फंक्शन का तो डिफरेंशिएशन करिए और सेकंड का इंटीग्रेशन करिए, मतलब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और जो भी आंसर आए उस पूरे का फिर होल इंटीग्रेशन, इस तरह से करना है। तो इसमें एक एग्जांपल जैसे इसको ले लो या कोई और भी ले सकते हैं। मान लीजिए इसको ले लिया आपने एग्जांपल के तौर पर, देखिए ये x log x, ठीक है ना। तो हमने इसमें इसको मान लीजिए ये सेकंड है, ऐसे मान लीजिए, या तो चलो एक थोड़ा सा पहले वैसा ले लें इसमें आपको दिक्कत ना है, ऐसे लीजिए x e टू द पावर x, है ना, और इसको सेकंड मान लीजिए और इसको फर्स्ट मान लीजिए, और इसमें आप कॉपी करके नकल करिए। देखिए क्या कर सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन क्या है x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब e टू द पावर x माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यानी फर्स्ट का मतलब x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी e टू द पावर x, और फिर इसका सबका होल इंटीग्रेशन है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो x तो सिंपल है, मैंने बताया इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन e टू द पावर x में आंसर में कोई अंतर नहीं आता, इसका आंसर इतना ही आएगा ना, e टू द पावर x माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन x का करोगे ना तो वो 1 आएगा, और e टू द पावर x का जो इंटीग्रेशन है उसमें कोई चेंज होता ही नहीं है, तो वो e टू द पावर x ही हो जाएगा, और फिर इस सब का ये होल इंटीग्रेशन के लिए dx, मतलब ये तो इसका आंसर तो ये आया, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन एक बार और करना है। तो देखिए ये x e टू द पावर x माइनस, अब देखिए ये 1 का तो कोई मतलब नहीं है इसमें, तो मल्टीप्लाई होकर के ये हट ही जाएगा, e टू द पावर x रह गया, तो e टू द पावर x का तो वही आ जाएगा, मैंने बताया e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन भी e टू द पावर x होता है, इंटीग्रेशन भी उतना ही होता है, देयर इज नो चेंज, तो ये आंसर डायरेक्ट इसका e टू द पावर x ही आ जाएगा, और c तो आपको लगाना ही है, बाकी आंसर तो यही है। आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो e टू द पावर x कॉमन ले सकते हो बस। तो ये फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, लेकिन
आसान है, लेकिन इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि फर्स्ट फंक्शन किसको माने और सेकंड किसको माने। उसके लिए एक इन्होंने टेक्निक दी है आईलेट करके, LATE, ILATE। आई से मतलब है इनवर्स फंक्शन, इनवर्स का मतलब जैसे साइन इनवर्स एक्स, इस तरह से। एल से लॉगरिथमिक यानी कि लॉग वाला, जिसमें लॉग लगा हो। ए से एलजेब्रिक है ना, एलजेब्रिक फंक्शन। टी से टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो टिग्नोमेट्री में यूज किए जाते हैं। और ई से एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब जैसे ई टू द पावर एक्स। एक बार फिर सुन लीजिए, आई से इनवर्स फंक्शन, जैसे किसी क्वेश्चन में इनवर्स आए। एल से लॉगरिथमिक, जैसे लॉग एक्स, लॉग 2x। ए से एलजेब्रिक, एलजेब्रिक में तो कुछ भी हो सकता है, जैसे अब ये एक्स है, ये एलजेब्रिक फंक्शन कहलाएगा, है ना। और टी टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब साइन कॉस टेन ये आया है। और ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल, यानी ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर 2x। तो अब ये है कि आप कहोगे सर ये क्यों लिखा है, इसका मतलब क्या है आईलेट का, इसकी जरूरत क्या पड़ती है। इसकी जरूरत ये पड़ती है, ये ऑर्डर लिखा है, ये ऑर्डर लिखा है कि पहले नंबर पे इनवर्स, दूसरे पे लॉगरिथमिक। यानी कि आपको जो फर्स्ट फंक्शन मानना है वो इस ऑर्डर से मानना है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए, ये क्वेश्चन लिखा है एक्स क्या है, एलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। और ई क्या है, एक्सपोनेंशियल है। तो आपके पास दो फंक्शन है, एलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल। तो पहला आप किसे मानोगे, जो पहले आ रहा है। पहले ए आ रहा है ना एलजेब्रिक, इसलिए हमने इसको पहला माना, देखिए, है ना। मतलब ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, उससे आपको परेशानी नहीं होगी। इसमें जो परेशानी आती है ना, वो भी मैं बता दूं क्या प्रॉब्लम आती है। ये इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आती है, यदि आपने कोई ऑर्डर कुछ गलत मान लिया और इंटीग्रेशन में वो फंक्शन आया, जैसे सेकंड को मान लिया, तो आगे जाकर के किसी स्टेप पे कोई ना कोई रुकावट आ जाएगी, आपको इंटीग्रेशन फिर करना नहीं आएगा। इस तरह की प्रॉब्लम आती है इसमें। और फिर प्रैक्टिस करते करते हो जाता है। चलिए और ले लीजिए, उससे और क्लियर होगा थोड़ा सा। एक आध क्वेश्चन और लेना, इसी को ले लीजिए, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए एक्स और साइन एक्स, इसमें भी हमने क्या है, यही वाला फॉर्मूला यहां से पहचान की है कि फर्स्ट फंक्शन किसको माने, ये एलजेब्रिक है, एलजेब्रिक ये आ गया। ये टिग्नोमेट्रिक है, टिग्नोमेट्री वाला बाद में आ रहा है। तो पहले एलजेब्रा वाला है वो फर्स्ट माना जाएगा, तो वही हमने माना है। इसमें रख के देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट फंक्शन यानी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये माइनस होल इंटीग्रेशन, और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी ये एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसको हटा देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का मतलब है साइन एक्स dx, और इस पूरे का यानी कि होल इंटीग्रेशन। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, माइनस में होता है, माइनस डिफरेंशिएशन 1 है, नहीं एक्स है, यहाँ फर्स्ट फंक्शन एक्स था ना, एक्स का 1 होता है। और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, तो ये माइनस यहाँ बाहर आके प्लस हो जाएगा, कॉस एक्स और dx, ये वाला। ये 1 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये तो सब ऐसे ही आ जाएगा। इसका कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, ये कॉपी हो जाएगा, ये वाला इतना है ना, और प्लस सी। इस तरह से आप इस दो फंक्शन दिए हैं, इसमें ऑर्डर का ध्यान रखें और इसे आप कर सकते हैं ना। इसके बाद में एक मेथड और है इसमें, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है ना। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत बड़ा मेथड है, इसका बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, तो कुछ ही क्वेश्चन इसके कराए देते हैं। इसमें ऐसा होता है कि स्टैंडर्ड, अब जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 2x
प्लस 3 का स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि सर अब ये तो x वाली फॉर्म वैसी तो है नहीं कि x टू दी पावर n दिया हो, लेकिन ऐसे लग रहा है कि भाई यहाँ पर x होता तो हम कर देते x टू दी पावर n वाले फॉर्मूले से। तो अब हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन को चेंज कर देते हैं। आपने इमेजिन किया सर इसकी जगह कोई एक चीज होती, मान लीजिए t, यानी कि इस तरह से होता है ना, इससे आपको ये फायदा मिल जाएगा ना, ये इसकी जगह आप t लिख सकते हो तो ये इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसे ही थोड़ी है कि मन में आए उसको कन्वर्ट कर दो, कन्वर्जन होगा तो पूरे का होगा, भले इसका भी करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको ये दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करिए, यानी कि t का x के रेस्पेक्ट में ये इस तरह से, यहां पर ये करिए इसको तो 2 इंटू एक्स का 1 हो जाएगा, और ये तो कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो यहां से डी टी इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 आएगा और ये dx आ जाएगा, है ना। यानी dx की वैल्यू आप चाहो तो निकाल सकते हो यहां से dt ओवर 2, यानी कि ये भी कन्वर्ट हो गया अब इसमें। यानी dx की जगह आप क्या लिख सकते हो, dt ओवर 2, 1/2 कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए तो ये हो गया टी स्क्वायर dt। अब ये क्या है ना, क्वेश्चन आपके हिसाब से बन गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी x टू दी पावर n वाली, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 आप कर सकते हो ना, x की जगह t तो लिखा हुआ है तो 1 अपॉन टी और t टू दी पावर 2 प्लस 1 n प्लस 1 और n प्लस 1 है ना ये, तो ये 1 अपॉन 2 टी टू दी पावर 3 और 3, ये इसका आंसर है। लेकिन ये क्या है, ये वो आंसर है जो आपने इमेजिन किया था, टी में कन्वर्ट कर लिया था। लेकिन जैसे कहते हैं ना किसी से पैसे उधार ले लेते हैं चुकाने पड़ते हैं, तो ये उधारी चुकानी पड़ेगी, यानी कि वैल्यू वापस रखनी पड़ेगी। ये टी नहीं है, ये क्या है, ये 2 3 तो 6 हो गया, और टी क्या था, ये आपने माना था 2x प्लस 3, तो यहां लिखोगे आप 2x प्लस 3 का होल क्यूब, ये आंसर इसका हुआ। और सी तो लगाना ही है। एक बार फिर समझ लीजिए, अब ये क्या हुआ, ये सब्स्टिट्यूशन कहलाता है, मतलब इसकी जगह हमने टी सब्स्टिट्यूट करके इसको निकाल लिया, तो इससे आसानी हो गई। इसको कॉपी कर लिए, काफी इंपॉर्टेंट मेथड है और ये कई जगह काम में आता है। एक बार फिर सुन लीजिए, इसमें डिफरेंशिएशन का मेन रोल होता है। जैसे ये है, इसको हमने टी मान लिया, फिर इसको डिफरेंशिएट कर दिया, और यहां से टी मानने से क्या है कि ये एक्स का जो फंक्शन है वो टी में चेंज हो गया। लेकिन अब ये चेंज हो गया तो ये dx भी चेंज करना पड़ेगा आपको, टी में dt करना पड़ेगा। इसके लिए फिर यहां से dx की वैल्यू ये निकाली आपने, है ना, डिफरेंशिएशन करके। और ये डिफरेंशिएशन है वो इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि पूरा फंक्शन, पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाए, ये dx भी कन्वर्ट हो जाए dt में, इसलिए ये डिफरेंशिएशन किया। यहां से dt की वैल्यू जो भी आई उसको आपने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, t का फंक्शन बन गया। ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया सब्स्टिट्यूशन के थ्रू। अब जो आंसर होता है लास्ट में आपको वैल्यू वापस करनी पड़ेगी, बस ये याद रखना है। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं इसके एक आध, उसके बाद फिर एंड करते हैं। जैसे मान लीजिए साइन 5x, अब आपके दिमाग में ये आएगा सर साइन x का तो हमको फॉर्मूला पता था, इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यही है कि ये x नहीं है। तो फिर आप क्या करोगे, वही वाला मेथड अप्लाई करोगे। आप क्या करोगे, 5x को t मान लो, t इज इक्वल टू 5x, उससे आपको क्या फायदा मिल जाएगा, साइन 5x की जगह t रख दोगे, फिर आपको ये आसानी हो जाएगी कि भाई साइन t का क्या होता था, माइनस कॉस t। आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पर एक कमी ये रह गई कि dx जो है उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा dt में। तो उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, 5 और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये 5 dx आ जाएगा, यानी कि dx की वैल्यू निकालो
dt ओवर 5, यानी dx की जगह आप इसे लिख सकते हो dt ओवर 5, यानी 1/5 को आप बाहर ले लीजिए, वो तो कांस्टेंट था, उसका कोई रोल नहीं है, इसका cos t हो ही गया। और लास्ट में आप इसमें पहले वैल्यू और वापस करिए इसकी, cos और t की वैल्यू क्या थी 5x, और c तो आपको लगा नहीं। तो इस तरह से आपने देखना ये सब्स्टिट्यूशन के थ्रू, इसीलिए इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। और भी क्वेश्चन ले सकते हो आप, और ले लीजिए। जैसे मान लीजिए e टू दी पावर 2x प्लस 3 लिखा है, इसमें भी वही है कि आप कहोगे सर आपने बताया था कि e टू दी पावर वाले जो एक्सपोनेंशियल वाले जो क्वेश्चन है उनमें कोई चेंज नहीं होता, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर एकदम से x नहीं है बल्कि कुछ और लिखा हुआ है, तो आप इसे ऐसे ही कर लेंगे, सपोज 2x प्लस 3 इज इक्वल टू टी, इसकी जगह t आ जाएगा। लेकिन इसको dt में कन्वर्ट करने के लिए इसको थोड़ा सेट करके और डिफरेंशिएशन करिए, इसके dt ओवर dx और 2, तो ये हो गया dt इज इक्वल टू 2dx, यानी dx इज इक्वल टू 1/2 dt, ये आ जाएगा इसकी जगह 1/2 dt। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, e टू द पावर 2 dt है ना, तो 1/2, और ये इसका तो इंटीग्रेशन इतना ही होता है, चेंज कोई होता नहीं, मैंने बताया था। और लास्ट में ये वैल्यू आपको वापस करनी पड़ेगी, t की जगह ये लिखना पड़ेगा 2x प्लस 3 और कांस्टेंट। इस तरह से इंटीग्रेशन का हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक लास्ट और बता देंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो लिमिट लगी रहती है ना, उसका क्या मतलब। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि डेफिनेट इंटीग्रेशन जो लिमिट वाला होता है उसमें जो मेथड्स हैं वो यही सारे काम आते हैं इंडेफिनेट वाले, इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टी होती है लेकिन उनकी आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ती, या फिर जरूरत पड़ेगी तो उसी समय बताया जाएगा, अभी तो इतना ही काफी है। तो डेफिनेट को कैसे सॉल्व करेंगे एक बार इसको देख लीजिए। मान लीजिए कि यही क्वेश्चन है e टू दी पावर, या मैं शॉर्ट में ही बता देता हूं क्योंकि फिर अब ये टाइम काफी हो रहा है। जैसे मान लीजिए इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन किया और आंसर उसमें आ गया आपका ये sin x, और लिमिट, ये तो आंसर आ गया है ना c के साथ, आप चूंकि लिमिट होगी तो c तो लगेगा नहीं इसमें ना। मान लीजिए ये कोई आंसर है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये सिंपली ले रहा हूं, चलिए ये ले cos x और dx, और यहां आपने लिख दिया π/2 पाई या π/4 2 π/2 लिख लीजिए। तो इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं cos x का sin x होता है, तो ये जो आंसर आया इसमें ये लिमिट लगी रहेंगी इस तरह से। और आप क्या करोगे कि ये जो हीरो है उसकी जगह इन लिमिट को रखोगे आप, और इस फॉर्म में लिखोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि देखिए लिखिए साइन अपर लिमिट क्या थी π/2, एक्स की जगह लिख दी, माइनस साइन, फिर लिखिए लोअर यानी π/4। मतलब आंसर लिमिट को ऐसे ओपन करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां वो हीरो दिया होगा, इसको वेरिएबल कहते हैं वैसे, वहां पर वो लिमिट रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट की जाएगी। उसके बाद ये सिंपल हो गया, मतलब इंटीग्रेशन तो इतना ही था, साइन π/2 का मान माइनस इसका 1 होता है और इसका 1/√2 होता है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। मतलब मैं ये बता रहा हूं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में सारे मेथड इंडेफिनेट वाले ही लगते हैं, सॉल्यूशन वैसे ही निकाला जाएगा, लास्ट में ये लिमिट इस तरह से ट्रांसफर कर दी जाएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और ये कहां पर ट्रांसफर की जाएगी, ये हीरो की जगह, जिसको वेरिएबल कहते हैं। तो इस तरह से हम इसका आज समापन करते हैं। आपने इतने ध्यान से सुना,
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जय गुरु।